हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान चैप्टर नंबर 1 के अभ्यास के प्रश्नों का है। अभ्यास से पहले जितने भी प्रश्न था उन सभी प्रश्नों का उत्तर का वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन दिया है अभ्यास का, दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि हमें गलत ढूंढना है। अभिक्रिया है PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये अभिक्रिया करता है तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें से दो असत्य है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है और सीसा अपचयित नहीं हो रहा है। अपचयन उपचयन का मतलब, अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, और उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। आई होप अपचयन और उपचयन समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इससे पहले वाला वीडियो इसी आधारित पर है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। ओके, तो चलते हैं अगला प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। ये गलती से सी लिखा गया है, यहाँ पे डी कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न के लिए चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, लॉस जोड़ने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है और सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो हम जानते हैं कि धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो ए होगा। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। इसका सही उत्तर है, जब किसी रासायनिक समीकरण को अभिकारकों के परमाणु संख्या तथा उत्पाद के परमाणु संख्या, अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी हम लोग पिछला वीडियो में चर्चा कर लिए थे, दोनों जब बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान न तो सृजन होता है और न ही इसका विनाश होता है। अर्थात रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान बराबर होता है, इसीलिए संतुलित करना इसे आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग से ही पूछ सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वायु दोनों अभिक्रिया करेगा तो जल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO3 एरो यानी कि अभिक्रिया करने के बाद AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्वेश्चन, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम प्लस जल ये दोनों अभिक्रिया करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो संतुलित मतलब होता है तीर के दोनों साइड में आयनों की संख्या बराबर करना है। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल। तो इसमें नाइट्रिक अम्ल में 2 से गुना किया गया है और जल में इधर 2 से गुना किया गया है। अब दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हो गया है, यानी कि तत्व में जितने भी आयन हैं वो सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। अभिकारक इधर वाला को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इधर वाला को उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है और जल बनता है। तो ये हमें यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ गुना किया गया है और इसमें जल में 2 से गुना किया गया है। अब आयनों की संख्या दोनों साइड बराबर हो गया। अगला NaCl प्लस AgNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये हमें दोनों साइड अभिकारकों की संख्या बराबर लग रहा है, तो हमें इसको कुछ नहीं करना है। इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है। बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड में इसमें 2 से गुना किया गया है। ओके दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस PDF के मदद से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है। तो जिंक प्लस AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सी, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है। तो एल्युमिनियम का सूत्र Al, कॉपर क्लोराइड का सूत्र CuCl2 ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 प्लस कॉपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट प्लस 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताएं। यानी कि अभिक्रिया का अलग अलग प्रकार होती है, कौन सा विस्थापन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, अवक्षेपण है, कौन सा अभिक्रिया होगा इसके बारे में हमें बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड ये दोनों अभिक्रिया करता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनता है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड और ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनेगा। तो देख रहे हैं कि ये जो इसमें Br है, Br K के साथ में था, K के साथ में यहाँ क्या आ गया, I आ गया मतलब आयोडाइड आ गया, और Br जो है से Ba के साथ में चला गया मतलब बेरियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो है से अलग अलग तत्व मिल करके अदला बदली करके एक नए नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इसमें दोनों तरफ विस्थापन हो रहा है, इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जिंक कार्बोनेट, जिंक
कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट, इसे जब गर्म करके तोड़ते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये टूटना मतलब वियोजन अभिक्रिया होता है। अगला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो यह क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो H2 प्लस Cl2 ये दोनों बनेगा तो HCl बनेगा, N2HCl, तो ये दोनों मिल करके बन रहा है, मतलब संयोजन अभिक्रिया होता है। दो या दो से अधिक अभिक्रिया को मिलने से बने उत्पाद को, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें एक ही विस्थापन हो रहा है, यानी इसमें से H के पास से Cl निकल के Mg में लग गया, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें से ऊष्मा निकलता है, तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिनमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अगर ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा का शोषण हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? दोस्तों, हम जानते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और ऊष्मा को क्या करता है, निर्मुक्त करता है। तो यहाँ पे देखिए C6O6 से, यहाँ पे C6H12O6 से AQ प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O का निर्माण करेगा और प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों को विघटित करता है, इसीलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एक यौगिक था और इसे ऊष्मा से गर्म करने के बाद ये अलग अलग यौगिक में विघटित हो गया, इसीलिए इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका जस्ट विपरीत होता है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक को मिलने से एक नया यौगिक बनता है, यानी कि इधर से अगर इधर चलेंगे तो क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, और इधर से अगर इधर चले तो क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ओके, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। पहला है ऊष्मा के द्वारा वियोजन, यानी कि ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो लेड नाइट्रेट में अगर गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। प्रकाश के द्वारा वियोजन में सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। विद्युत द्वारा वियोजन करेंगे तो जल में अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को
उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। यानी कि यहाँ पे Zn प्लस CuCl2, यहाँ पे जिंक जो है वो Cu को विस्थापित कर देगा, क्योंकि जिंक जो है Cu से यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर बनेगा। अगला क्वेश्चन है इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो सोडियम चल जाएगा HCl के साथ और हाइड्रोजन चल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, 2 हाइड्रोजन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जल। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। सिल्वर के शोधन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। Cu प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, दोनों अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag का निर्माण होता है, यानी कि Ag मतलब सिल्वर होता है। ओके, अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है यानी कि राख बनता है, तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि विलयन जैसा रहेगा वैसा नहीं रहेगा, यानी उससे अलग हो जाएगा, उसको हम लोग अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ऑक्सीजन से योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए। अपचयन और उपचयन। उपचयन को ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास के द्वारा समझा जाता है। ऑक्सीजन का अगर योग होगा तो उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का अगर ह्रास होगा तो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया गया है। यहाँ पे देखिए CuO है, इसमें से ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है, और H यहाँ पे अकेला था, यहाँ से ऑक्सीजन जुट गया, मतलब उपचयन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखना है। चलिए तो इसको देखते हैं। इसका आंसर होगा उस भूरे रंग का चमकदार तत्व का नाम कॉपर है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करेगा तो कॉपर ऑक्साइड काले रंग का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को अगर हवा में या आर्द्रता मतलब हवा में थोड़ा नमी होना चाहिए, यानी कि पानी का बूंद होना चाहिए, वहाँ पे रखते हैं तो उससे जंग लग जाता है लोहा में। इसीलिए पेंट करने पर हवा या नमी के संपर्क में नहीं हो पाती है। अगर हम पेंट करके या किसी ग्रीस लगा करके लोहे को रखते हैं तो इसमें जंग लगने की संभावना नहीं रहती है, इसीलिए लोहे की सतह पर पेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन से उपचयित होने पर, यानी ऑक्सीजन का योग होने पर गंध एवं स्वाद बदल जाता है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रह सके और खराब नहीं हो सके। यानी नाइट्रोजन एक क्या है, प्रतिऑक्सी कारक है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ इसे प्रभावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न पदों को वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संचारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है? तो चलिए संचारण को देखते हैं।
संक्षारण जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसीलिए लोहे या धातु के किसी भी वस्तु को वायु या आर्द्रता वाले जगह पे नहीं रखना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड और कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट का परत जम जाता है। विकृत गंधिता क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में लाने से क्या होता है? उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी कि उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स की थैली को लंबे समय तक रखने से वो चिप्स जो होता है वो खराब हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।